हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे यहाँ पर, और हमारी जो अगली यूनिट है ये है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जहाँ पर 2 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इस चैप्टर में। अब यहाँ पर सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट दिए गए हैं हमें, एम एस स्वामीनाथन। तो इनके बारे में हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं जो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन के ने कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग, जेनेटिकली इंप्रूविंग द यील्ड एंड क्वालिटी। साथ ही साथ एम एस स्वामीनाथन और उनकी टीम ने डेवलप किया था शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस इंक्लूडेड सेंटेड बासमती। 1925 में इनका जन्म हुआ था। एम एस स्वामीनाथन ने नॉर्मैन बोरलॉग के सहयोग के द्वारा मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और इसी की वजह से भारत में हरित क्रांति आई। इनको इनिशिएटर माना जाता है लैब टू लैंड प्रोग्राम, फूड सिक्योरिटी, और इनको कई सारे प्राइजेस दिए गए, जैसे पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, है ना। और साथ ही साथ इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है, जो कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड इंडिया का है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, चैप्टर 7 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर? कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में। तो हिप्पोक्रेट एंड इंडियन आयुर्वेद सिस्टम गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को मानता था, जिसमें यह माना जाता था कि जिन पर्सन में ब्लैक बाइल होता है वो हॉट पर्सनैलिटी के होते हैं और उनमें फीवर होता है। विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया। और अगर हम विलियम हार्वे की बात करें तो इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी भी की थी, और थर्मोमीटर के द्वारा इन्होंने टेम्परेचर को मेजर करके जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस हेल्थ की है उसको डिसअप्रूव कर दिया, डिसअप्रूव। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाई जेनेटिक डिसऑर्डर, जो हम पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स में, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे? तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्थ को हम मेंटेन करते हैं। अब अगर बॉडी functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that we have a disease। तो डिजीज का मतलब बॉडी का एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन अगर एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, सही से काम ना करें, तो इसे हम डिजीज कहते हैं। और डिजीज 2 तरह की होती मेनली, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। जो डिजीज इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उन्हें इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। और इन्फेक्शियस डिजीज की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ बीमारियां जानलेवा भी हैं, जैसे एड्स फेटल है, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, डिसेंट्री, अमेबिक डिसेंट्री, फाइलेरियासिस, रिंगवर्म, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज हैं। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, कैंसर इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ। तो एड्स एक इन्फेक्शियस डिजीज और कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है। अब डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट आर पैथोजन, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट आर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। इन है तो एंडो पैरासाइट और ऑन है तो एक्टो पैरासाइट हम लोग बोलेंगे इसको। अब यहाँ पर कई सारी बीमारियां हमें पढ़नी। पहली बीमारी है टाइफाइड। तो टाइफाइड की अगर बात करें तो ये एक बैक्टीरियम से होती है, जिसे साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। और ये पैथोजन एंटर करता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद ब्लड से माइग्रेट करके दूसरे ऑर्गन तक पहुंचता है। सिम्टम क्या है? सस्टेन्ड हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। और अगर हम सीवियर केसेस की बात करते हैं तो सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी हो जाती है। टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए विडॉल टेस्ट का यूज किया जाता है। और टाइफाइड मैरी की बात करें तो ये एक टाइफाइड कैरियर थी जो कई साल तक इस बीमारी को लोगों में फैलाती रहे। दूसरी बीमारी है निमोनिया। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया कॉज करता है बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी।
और ये जो बैक्टीरिया हैं ये इन्फेक्ट करते हैं एल्वेलाई को, जो कि एयर फिल सैक हैं, और इन्फेक्शन की वजह से एल्वेलाई में फ्लूइड भर जाता है, और फ्लूइड भरने की वजह से सीवियर प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेशन में। सिम्टम की बात करें तो फीवर हो गया, चिल्स हो गया, कफ हो गया, हेडेक हो गया। सीवियर केसेस की बात करें तो लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन कैसे होता है? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन यहाँ पर होता है, और साथ ही साथ ग्लासेस या यूटेंसिल बर्तनों के शेयर करने की वजह से भी होता है। डिसेंट्री, ध्यान रखना, अमीबिक डिसेंट्री की बात नहीं, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये भी कुछ बैक्टीरियल डिजीज आपको दी गई हैं। अब कॉमन कोल्ड की बात करते हैं, ये वायरल डिजीज है, तो ये जिस वायरस से होती है उन्हें राइनो वायरसेस कहा जाता है। दे इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग। देखिए, निमोनिया लंग को इन्फेक्ट करता है, लेकिन कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जो होता है ये लंग को इन्फेक्ट नहीं करता है। सिम्टम क्या होते हैं? नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडक, टायर्डनेस एक्सेट्रा, और ये 3 से 7 दिन में बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। यहाँ भी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है, यानी जो बीमारी फैलती है वो आप कह सकते हैं कि कफिंग और स्नीजिंग से जो ड्रॉपलेट निकलती हैं, एयरबॉर्न डिजीज आप सिंपली इसको कह सकते हैं। तो पेन्स के द्वारा, बुक के द्वारा, कप, डोर नोब जो कि कंटामिनेटेड है, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, इनके द्वारा भी बीमारी हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाती है। अगली बीमारी है मलेरिया। मलेरिया की बात करें तो एक प्रोटोजोवन डिजीज है, प्रोटोजोवन डिजीज है, और ये बीमारी प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोवन से होती है। प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो अलग अलग तरह के मलेरिया कॉज करते हैं। और इनमें जो मलिग्नेंट मलेरिया है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉज करता है, ये सबसे सीरियस है और जानलेवा भी हो सकता है। अब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की बात करें तो ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है स्पोरोजॉइट के फॉर्म में, ये इन्फेक्शियस स्टेज है, एंड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब स्पोरोजॉइट जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो पहले मल्टीप्लाई करते हैं लिवर सेल के अंदर, और उसके बाद आरबीसी पर अटैक करते हैं, और आरबीसी जब रप्चर होती हैं तो इससे एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हीमोजॉइन कहते हैं, और हीमोजॉइन की वजह से चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन के बाद ये रिपीट होता है। और अगर कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो ये पैरासाइट मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं और उनका डेवलपमेंट होता है। The parasite multiply within them to form sporozoite and that are stored in the salivary gland. Sporozoite stored in the salivary gland, ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है। और फिर जब ये मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगी तो फिर स्पोरोजॉइट उसकी बॉडी में चले जाएंगे और ये इवेंट इसी तरीके से रिपीट होंगे। अब मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट की जरूरत होती है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। और यहाँ पर जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये वेक्टर का काम भी करती है। यहाँ पर ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है ना। तो डायग्राम में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, सेक्सुअल स्टेजेस जो होती है गैमेटोसाइट कहते हैं, एंड दे डेवलप इनटू द ह्यूमन आरबीसीज। ये 2 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगली बीमारी है अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। ये जो बीमारी है ये भी प्रोटोजोवन से होती है जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। सिम्टम की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। हाउस फ्लाई यहाँ पर मैकेनिकल कैरियर का काम करती हैं और ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से बीमारी फैलती है। अगली बीमारी है एस्केरियासिस, जो कि एक राउंड वर्म से होती है, निमेटोड से होती है, एस्केरिस। तो एस्केरिस ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में रहता है। और सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। जो एग होते हैं एस्केरिस के, ये फिसिस के साथ बॉडी के बाहर जाते हैं और सॉइल को, वाटर को, प्लांट को कंटामिनेट करते हैं, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से बीमारी फैलती है। दूसरा हमारे पास है एलिफेंटियासिस या फाइलेरियसिस, ये भी निमेटोड से होने वाली बीमारी है। उचरेरिया में उचरेरिया बैंक्रोफ्टाई और उचरेरिया मेलाई कॉज करते हैं ये। फाइलेरियल वर्म इन्हें कहा जाता है और ये क्रॉनिक डिजीज कॉज करते हैं, स्लोली डेवलप होने वाली बीमारी कॉज करते हैं। यूजुअली कहां पर? लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है।
अब करें यहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं जिसमें बहुत डिफॉर्मिटी आ जाती है। और ये पैथोजन ये बीमारी कैसे ट्रांसमिट होती है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ये बीमारी फैलती है। अगली बीमारी यहाँ पर है रिंग वर्म्स, जिसे आप दांत खाद खुजली के नाम से जानते हैं, और ये फंगल डिजीज है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन जैसे फंजाइस बीमारी को कॉज करते हैं। अब इस बीमारी में सिम्टम की अगर हम बात करते हैं तो ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। अब ये जो लेजन होते हैं इनमें इचिंग होती है, और फंजाई को ग्रो करने के लिए वार्म और मॉइस्ट कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। रिंग वर्म जनरली कहाँ से मिलेगा? ये सॉइल से आ सकते हैं इसके स्पोर, या बाय यूजिंग टॉवेल, क्लोथ और इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ये आपको रिंग वर्म यहाँ दिखाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन बीमारियों, सारी इन्फेक्शियस डिजीज आपने पढ़ी हैं, जितनी भी बीमारी यहाँ पर आपने पढ़ी, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड की आप बात कर लें, मलेरिया की आप बात कर लें, अमीबियासिस की आप बात करें, यहाँ पर एलिफेंटियासिस की बात करें, एस्केरियासिस, रिंगवर्म, ये जितनी भी डिसेंट्री है ना, ये सारी बीमारियां यहाँ पर इन्फेक्शियस हैं। तो अब इनसे कैसे बचेंगे? तो दो चीज़ें यहाँ सबसे पहले करनी, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में वो नहाने धोने की बात है, पब्लिक हाइजीन में मतलब अपने घर के आसपास आप साफ सफाई रखें। ठीक, अब यहाँ पर तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो बीमारी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होती है वो है टाइफॉइड, अमीबियासिस एंड एस्केरियासिस। एयरबॉर्न डिजीज में अगर हम बात करें तो निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात करते हैं तो वेक्टर बॉर्न डिजीज में मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया हो जाएगा। मलेरिया, फाइलेरिया, इसके अलावा डेंगू एंड चिकनगुनिया भी यहाँ पर आपको याद करना होगा। डेंगू एंड चिकनगुनिया कहीं पर लिखा होगा, हाँ ये यहाँ पर लिखा है, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, दीज आर द वेक्टर बॉर्न डिजीज। मलेरिया में वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। फाइलेरिया में फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। डेंगू चिकनगुनिया में फीमेल एडीज मॉस्किटो हैं। और यहाँ पर एक गंबूशिया नाम की फिश का यूज करते हैं, और गंबूशिया जो होती है ये मॉस्किटो के लार्वा को खाने का काम करती है, और इस तरीके से मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर करें कि वैक्सीन के द्वारा कई सारी बीमारियां हैं जिनको पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है, जैसे स्मॉल पॉक्स। ये डेडली डिजीज, जानलेवा बीमारी थी जिसको पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के द्वारा पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनेस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम नई और सेफ वैक्सीन भी बना रहे हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी का मतलब है ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडेड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक होती है और बर्थ से प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंट टाइप के बैरियर बना के काम करती है। और यहाँ पर चार तरह के बैरियर होते हैं, खूब पूछे जाते हैं आपसे। पहला फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर, और चौथा साइटोकाइन बैरियर हो जाएगा। तो फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो इसमें दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, एक स्किन याद करना और दूसरा म्यूकस कोटिंग। तो स्किन एंड म्यूकस कोटिंग। म्यूकस कोटिंग कहाँ पर? लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आईज। सेलुलर बैरियर में ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसीज हो जाएंगी, जैसे पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल, ये न्यूट्रोफिल है। इसके अलावा मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल, जो कि एक टाइप की लिम्फोसाइट होती हैं, ये सब हमारे ब्लड में। और मैक्रोफेजेस इन टिश्यू, कौन सा टिश्यू? एरियोलर टिश्यू। साइटोकाइन बैरियर में आते हैं इंटरफेरॉन, जिनका सिक्रीशन करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल, है ना, ये प्रोटीन है एक्चुअली इंटरफेरॉन। और वायरस इन्फेक्टेड सेल इनको सिक्रीट करती है टू प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ये स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस होता है, एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। तो पहली बार जब पैथोजन अटैक करता है तो जो रिस्पॉन्स आता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। और जब सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स, जब अगली बार अटैक करेगा तो सेकेंडरी या एनामिस्टिक रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि पहले से मेमोरी होती है, और ये बहुत ही इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स होता है सेकेंडरी वाला। अब प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये दो स्पेशल टाइप की लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं।
बी एंड टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होती है ये प्रोटीन की आर्मी बनाती है जिन्हें हम नाम देते हैं एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। टी सेल एंटीबॉडी नहीं बनाती लेकिन वो बी सेल की मदद करती है एंटीबॉडी को बनाने के लिए। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 स्मॉल चेन जिन्हें लाइट चेन कहते हैं और 2 लॉन्गर चेन होती है जिन्हें हैवी चेन कहते हैं, और इसलिए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को H2L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक एंटीबॉडी आपको दिखाई गई यहाँ पर, जहां पर आप देख सकते हैं एन टर्मिनल है, यहाँ पर सी टर्मिनल क्योंकि प्रोटीन है ये। एन टर्मिनल की तरफ एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये लाइट चेन आपको दिखाई गई छोटी वाली, बड़ी वाली जो है ये आपको दिखाई गई है हैवी चेन। ये लाइट चेन तो 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, ये H2L2 हो जाएगा। और एक हैवी और एक लाइट के बीच में एंटीजन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। फिर देखो 2 हैवी चेन आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हैं और हैवी और लाइट चेन आपस में एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई हैं। और ये वाई शेप में आपको नजर भी आती है, वाई शेप में एंटीबॉडी। 4 तरह की एंटीबॉडी आपको दी गई, गेम से आप याद कर लोगे, GAME, IgA, IgM, IgE एंड IgG। जब IgA की बात करते हैं तो ये कोलेस्ट्रम में होते हैं और IgE एलर्जी में इन्वॉल्व होती है। अब करें कि जो एंटीबॉडी होती है चूंकि ब्लड में पाई जाती है इसलिए इससे जो रिस्पांस आता है उसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस के नाम से या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। दूसरा जो इम्यून रिस्पांस होता है उसे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस या CMI का नाम दिया जाता है और ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी पर्सन में अगर हार्ट, आई, लिवर, किडनी काम ना करें तो फिर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। और ट्रांसप्लांटेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करने का काम CMI करती है। ठीक है, CMI रिजेक्ट करने का काम करती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, खूब पूछा जाता है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचने के लिए वो एक दवाई यूज करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि ट्राइकोडर्मा नाम के फंगस से ऑब्टेन की जाती है। अगला टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी ये क्या है? देखो, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। और एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है स्लो होती है और इसको रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी का मतलब अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज, बनी बनाई एंटीबॉडीज सीधे बॉडी के अंदर डाली गई हैं होस्ट के अंदर तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। अब जैसे करें कि द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant. The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. These are some example of passive immunity. दोनों खूब पूछे गए हैं। अगला टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये मेमोरी पर आधारित है। अब यहां पर जो वैक्सीन होती है मेमोरी बी और टी सेल को प्रोड्यूस करती है, ये पूछा जाएगा आपसे। अब अगर कह रहे हैं कि अगर कोई डेडली माइक्रोब है जिसके लिए क्विक रिस्पांस की जरूरत है तो क्विक रिस्पांस कहां आएगा? पैसिव में आएगा, जैसे टिटनेस के केस में। तो टिटनेस के केस में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं एंटीटॉक्सिन के फॉर्म में, और ये पैसिविटी का केस हो जाएगा। और एक और केस है स्नेक बाइट का। स्नेक बाइट के केस में जो इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं, और ये दोनों ही केस एंटीटॉक्सिन और जो एंटी टिटनेस सीरम होता है, ये दोनों ही एंटी टिटनेस सीरम और ये जो एंटी वेनिन होता है स्नेक बाइट के केस में देते हैं, ये दोनों ही पैसिव इम्यूनाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपको याद करनी है, ये ईस्ट के अंदर प्रोड्यूस कराई गई थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। अगला टॉपिक है एलर्जीज। एलर्जी का मतलब क्या होता है? एलर्जी का मतलब होता है एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। अब जिन सब्सटेंसेस की वजह से एलर्जी होती है उन्हें एलर्जेंस कहा जाता है, और जो एंटीबॉडीज इन एलर्जन के लिए प्रोड्यूस होती है वो IgE टाइप की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलर्जन की अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो माइट इन डस्ट, पॉलन एंड एनिमल डेंडर, ये सबसे कॉमन एलर्जन है। सिम्टम की अगर बात करते हैं तो स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एलर्जी क्यों हो रही? ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल, जो कि एरियोलर टिश्यू में पाई जाती हैं।
और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है। अस्थमा एक टाइप की एलर्जिक कंडीशन है। ऑटो इम्यूनिटी की बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो सेल्फ सेल पे अटैक कर देती है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, है ना। इसके अलावा SLE पूछा जा चुका है आपके नीट में, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम की अगर बात करते हैं बेटा, तो इम्यून सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, सेल्स एंड एंटीबॉडीज, ये 4 पार्ट हो जाएंगे। अब एंटीबॉडीज हम पढ़ चुके हैं, लिम्फॉइड सेल मतलब लिम्फोसाइट हो जाएंगे, वो भी हम पढ़ चुके हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन और टिश्यू जान लेते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं बेटा, ये 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन 2 हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस। अब आप ये तो जानते हैं कि जो बोन मैरो होती है इसमें सारी ब्लड सेल प्रोड्यूस होती है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें तो ये 5 हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर लिम्फोसाइट इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होती हैं। बोन मैरो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहां पर ऑल ब्लड सेल प्रोड्यूस होती हैं। थाइमस की अगर बात करें तो थाइमस इज लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बिनीथ द ब्रेस्ट बोन, यानी स्टर्नम के नीचे होता है। थाइमस टाइम ऑफ बर्थ पे काफी बड़ा होता है और समय के साथ इसका साइज घटता जाता है और इसीलिए ओल्ड पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ये थाइमस यहाँ पर दिखाया गया, लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड दिखाए गए यहाँ पर। अब करें स्प्लीन जो है ये लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्प्लीन आल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, और स्प्लीन आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी है। लिम्फ नोड की बात करें तो ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं और ये लिम्फ नोड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं और उनको मारने का काम करते हैं। अब लिम्फाइड टिश्यू की बात करते हैं बेटा, तो लिम्फाइड टिश्यू जो मेजर हमारे ट्रैक्ट हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, उनकी लाइनिंग में होता है। और यहाँ पर जो लिम्फाइड टिश्यू, दिस इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, माल्ट कहते हैं, और ये टोटल लिम्फाइड टिश्यू का 50% होता है। अगली बीमारी यहाँ पर है एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब है कि बीमारी लाइफ टाइम में एक्वायर होती है, मतलब ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं है। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम। एड्स को सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1981 में, और पिछले 25 साल में ये दुनिया में करीब 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ लोग इस बीमारी से मारे जा चुके हैं। एड्स किससे होता है? HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। ये एक टाइप का रेट्रो वायरस है जहां पर सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम पाया जाता है और बाकी एनवेलप हो जाएगा, मतलब कैप्सिड हो जाएगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है HIV का? ये पूछा जाता है खूब। 4 तरीके हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, by sharing of infected needle as in case of the intravenous drug abuser नशेड़ियों में, and from infected mother to her child through the placenta. So people who are at high risk इनको है उन लोगों को जिन इंडिविजुअल के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, ड्रग एडिक्ट नशेड़ियों में जो इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं, इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे थैलासीमिया वाले, एंड चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर। ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं कि टच के द्वारा या फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा बीमारी नहीं फैलती, केवल बॉडी फ्लूइड के द्वारा फैलती है। और यहां पर कह रहे हैं कि हमेशा एक टाइम लैग होता है बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू मेनी ईयर, यूजुअली 5 से 10 साल, और इस समय को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब कह रहे हैं इन्फेक्शन होने के बाद जो वायरस होता है ये एंटर करता है मैक्रोफेजेस के अंदर, जहां पर जो RNA जीनोम होता है वायरस का रेप्लिकेट करता है और वायरल DNA बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। ये रेट्रो वायरस है तो RNA से DNA का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो मैक्रोफेजेस हैं उन्हें HIV फैक्ट्री के नाम से जानते हैं।
मैक्रोफेजेस एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री। साथ ही हेल्पर टी लिम्फोसाइट या टीएस सेल के ऊपर भी अटैक करता है और उनका नंबर कम हो जाता है। और हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर कम होने की वजह से जो पर्सन है उसमें बाउट्स ऑफ फीवर, बार बार बुखार आएगा, डायरिया हो जाएगा, वेट लॉस होगा। और हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर कम होने की वजह से उसको कुछ और इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई एंड टॉक्सोप्लाज्मा, जो कि नॉर्मली नहीं होते हैं। पर्सन का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि इनसे बचाव नहीं कर पाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यहाँ पर एलाइजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का यूज करते हैं। और जो एड्स का ट्रीटमेंट है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के द्वारा, ये पार्शियली इफेक्टिव है। ये केवल लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लेकिन डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ एड्स 4 तरीके से फैलता है, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एज एड्स हैज नो क्योर, इलाज है नहीं, प्रिवेंशन इज द बेस्ट या कह लो ओनली ऑप्शन। हमारे देश में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ लोगों को एजुकेट करते हैं कि बीमारी कैसे फैलती, कैसे इससे बचा जा सकता है। अगली बीमारी है यहाँ पर कैंसर। Cancer is most dreaded disease of human being and is a major cause of death. More than a million of Indians suffer from cancer and a large number of them die it annually. अब ये सब मैकेनिज्म छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल जो सेल होती हैं, नॉर्मल सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है जिससे वो अनकंट्रोल डिवाइड करती हैं और ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, बिनाइन एंड मलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो अपनी जगह पर सीमित रहता है और फैलता नहीं है और इस तरीके से ज्यादा डैमेज नहीं कॉज करता, लिटिल डैमेज करता है। लेकिन जो मलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसकी जो सेल होती हैं उन्हें नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल कहते हैं। और ये जो सेल होती हैं ये अपनी जगह से दूसरी साइड पर ब्लड के द्वारा पहुंचती हैं और जहां पर ये पहुंचती हैं वहां पर एक नया ट्यूमर बनाती है। इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहा जाता है और ये मलिग्नेंट ट्यूमर की बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है। कॉजेस की बात करते हैं, कॉजेज ऑफ कैंसर। तो कैंसर के कॉजेज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। इन एजेंट को कार्सिनोजन कहा जाता है, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्स रेज एंड गामा रेज, एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज। ये डीएनए को डैमेज करते हैं और न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। केमिकल कार्सिनोजन जो कि टोबैको स्मोक में पाए जाते हैं, ये भी अलग अलग तरह के कैंसर जैसे खासतौर से लंग कैंसर कॉज करते हैं। कैंसर कॉजिंग वायरसेस जो होते हैं उन्हें ऑन्कोजेनिक वायरस कहा जाता है। इनके पास वायरल ऑन्कोजीन होते हैं। साथ ही साथ नॉर्मल सेल के अंदर सेलुलर ऑन्कोजीन, सीओंक या प्रोटो ऑन्कोजीन पाए जाते हैं। कहां पर? नॉर्मल सेल के अंदर, जो स्पेशल कंडीशन में एक्टिवेट होके नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल देते हैं। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैसे पता लगता है बीमारी का? तो कैंसर के डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं? बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है, एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के लिए ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करते हैं। बायोप्सी में क्या करते हैं? बायोप्सी में पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन। एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में स्टैंड एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। अब कह रहे हैं रेडियोग्राफी, जहां पर एक्सरे यूज करते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, यहां भी एक्सरे यूज करते हैं। एमआरआई, यहां पर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं। वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब इन तीनों में आपको क्या क्या ध्यान रखना, अगर हम सीटी स्कैन की बात करते हैं तो सीटी स्कैन जो होता है ये एक्सरे को यूज करता है और 3 डायमेंशनल इमेज देता है। एमआरआई की बात करें तो एमआरआई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है और ये सबसे एक्यूरेट मेथड है और सबसे सेफ भी होता है। अब करें एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात करते हैं। तो कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी मतलब रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी यूज करते हैं। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं कि रेडिएशन के द्वारा हम ट्यूमर सेल को मारते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग का यूज किया जाता है और कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसे हेयर लॉस एंड एनीमिया। अगर आपने वो देखा हो युवराज सिंह को तो हेयर का लॉस हो गया था। मोस्ट कैंसर, ये लाइन याद करनी, मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी।
अब करें जो ट्यूमर सेल होती हैं ये इम्यून सिस्टम के द्वारा पहचाने जाने से और मारे जाने से बच जाती हैं, इसलिए पेशेंट को दिया जाता है ऐसे सब्सटेंस जिन्हें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर कहते हैं। इसका एग्जांपल अल्फा इंटरफेरॉन, और ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है हमारे पास एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं जिन ड्रग को कॉमनली एब्यूज किया जाता है, वो है ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोकाइलक्लोराइड। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट एंड सम आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, जैसे एलएसडी नाम का ड्रग है। तो ओपियोइड से शुरू करते हैं। यहाँ पर ओपियोइड की अगर हम बात करें तो ओपियोइड रिसेप्टर हमारे सीएनएस और जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। हेरोइन, हेरोइन commonly called smack is chemically diacetylmorphine which is white odorless bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine which is extracted from latex of poppy plant। ये poppy plant दिखाया गया है और ये morphine का chemical structure है। poppy plant का scientific name Papaver somniferum है। Generally taken by snorting and injection, heroin is a depressant and slows down body function। कैनाबिनॉइड की बात करते हैं तो कैनाबिनॉइड आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। इनके ब्रेन में रिसेप्टर हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सटाइवा। The flower, top, leaf and resin of cannabis plant are used in various combination to produce marijuana, hashish, charas and ganja, generally taken by inhalation and oral ingestion. These are known for their effect on cardiovascular system। ये यहाँ पर कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल आपको दिखाई गया और ये कैनबिस सटाइवा की पत्ती आपको दिखाई गई है, कैनबिस सटाइवा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कोकाइल क्लोराइड की बात करते हैं। कोकाइल क्लोराइड या कोकीन की बात करें तो ये इरिथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से ऑब्टेन होते हैं जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव है। ये इंटरफियर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। कोकीन को कॉमनली कोक या क्रैक कहते हैं और स्नर्टिंग के द्वारा इसको यूज किया जाता है। इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस, जबकि जो हेरोइन हो डिप्रेसेंट का काम करता है, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया, मतलब फॉल्स फीलिंग देता है एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। अब एक्सेस डोजेज ऑफ कोकीन कॉजेज हेलुसिनोशन। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। धतूरा और बेलाडोना दोनों ही सोलेनेसी के मेंबर हैं। दीज डेज कैनाबिनॉइड आर कॉमनली अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट पर्सन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये धतूरा आपको दिखाया गया, डायग्राम वाला क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है। अब करें कुछ दवाइयां हैं जैसे बार्बिट्यूरेट, एम्फीटामिन, बेंजोडाइजिपिन। इन दवाइयों का यूज किया जाता है एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट टू कोप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, और इनको भी कुछ लोग एब्यूज करते हैं। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। ये भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है। स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो करें टोबैको जो है, टोबैको का यूज 400 साल से ज्यादा समय से किया जा रहा है। टोबैको के अंदर एक एल्कोलॉइड होता है निकोटीन नाम का, और निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन में, और दोनों ही आप जानते हैं ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। अब स्मोकिंग की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, एम्फिसिमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा। देखो कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं। टोबैको चिविंग, जो तंबाकू खाते हैं, सुर्ती खाते हैं, उनमें ओरल कैविटी का कैंसर यानी माउथ कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ स्मोकिंग बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है और इसकी वजह से हीम बाउंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और इसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एडोलसेंस पीरियड के बारे में। तो एडोलसेंस का मतलब क्या था? पीरियड बिटवीन 12 टू 18 ईयर ऑफ एज मे बी थॉट एज द एडोलसेंस पीरियड। और क्या आपको यहाँ पर ध्यान रखना है? और ध्यान रखना है आपको, एडोलसेंस हो गया यहाँ पर, इसके अलावा हाँ डिपेंडेंस। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक
an unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued. This is characterized by anxiety, sadness, nausea and sweating. ठीक है, फिर आते हैं इफेक्ट। तो इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वायलेंस। और अगर एक्सेसिव डोजेस की बात करें, एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग मे लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर या सेरेब्रल हैमरेज। अब करें कि जो ड्रग लेते हैं इंट्रावेनसली, उनमें क्या होता है, उनमें एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे इन्फेक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करें ये दोनों ही वायरल डिजीज हैं और ये दोनों ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में निडल सिरिंज के द्वारा फैलते हैं। दोनों ही इन्फेक्शस क्रॉनिक इन्फेक्शन है और अल्टीमेटली फेटल, जानलेवा है। दोनों ही सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं और इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा भी। तो बहुत सारी चीजें दोनों में कॉमन है। अब करें क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम और लिवर सिरोसिस हो जाती है। लिवर सिरोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है यहाँ पर। और अगर करें ड्रग या एल्कोहल का यूज प्रेगनेंसी के दौरान किया जा रहा है तो इससे बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो इसके लिए सेल्स नाम का एक फॉर्मूला है, उससे आप याद कर लोगे सेल्स। सेल्स में एस का मतलब क्या हो जाएगा, एस का मतलब हो जाएगा सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर। ए का मतलब क्या हो जाएगा, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। एल का मतलब क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। ई का मतलब हो जाएगा एजुकेशन एंड काउंसलिंग। और एस का मतलब हो जाएगा सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। तो बाकी कहानी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, और इसमें पढ़ भी नहीं सकते सब, क्योंकि यहाँ जनरली सवाल पूछा ही नहीं जाता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।